हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फीलिंग ऑफ इमेजिनेशन के इस चैनल में आपका वेलकम है। इस वीडियो में मैं द थीव का नेक्स्ट पार्ट शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है यह पार्ट आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने कमेंट देना मत भूलिएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए अब हम अपने स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। प्रीवियस पार्ट में हमें पता चला था कि वांग जी वेन चाओ को पसंद करता था। दोनों के बीच रिलेशन भी थी, मगर वेन चाओ वांग जी को चीट करता है और उससे ब्रेकअप कर लेता है। तब तक उसे नहीं पता था कि वांग जी कौन है, मगर जब उसे पता चलता है कि वांग जी कौन है तो वह एक बार फिर से उसकी लाइफ में आने की कोशिश करता है, मगर वांग जी इस बार उसे अपनी लाइफ में आने नहीं देता है। उसकी वेडिंग म्यांमार से हो रही थी, जिसमें लान वांग जी को भी जाना था। तो चलिए अब हम इसके आगे की स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। शानदार होटल में वेन चाओ की वेडिंग हो रही थी। उस वेडिंग में चाइना के सभी बड़े बड़े बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन आए हुए थे। उसके साथ चाइना के बाहर के भी बिजनेसमैन आए हुए थे, कारण कि वह मैरिज जिन कारपोरेशन के हेड की बेटी म्यांमार से हो रही थी, जो कि चाइना में सेकेंड नंबर पर आता है। लैन फैमिली भी उस वेडिंग को अटेंड करने के लिए पहुंच चुकी थी। नी हुसैन मैडम लैन का हाथ पकड़े हुए था। मैडम लैन के बगल में मिस्टर लैन खड़े थे और लैन से चहन नीमिंजे के साथ एंट्री करते हैं। सबसे लास्ट में लान वांग जी हॉल में एंट्री करता है। जब वह एंट्री करता है तो सबकी नज़र उस पर पड़ती है। सभी उसे देखकर मिसमराइज हो जाते हैं। खूबसूरती और हैंडसमनेस दोनों ही लान वांग जी को विरासत में मिली थी। लान वांग जी की फैमिली खूबसूरती के लिए जानी जाती थी। लैन सिचन भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थे। एक मैन होने के बावजूद भी लैन फैमिली के मैन्स बहुत खूबसूरत होते थे। खूबसूरत लड़कियों को भी मात दे दें। बहरहाल जो भी हो, आज वेन चाओ बस लान वांग जी को ही देखे जा रहा था। बहरहाल जो भी हो, आज वेन चाओ बस लान वांग जी को ही देखे जा रहा था। उसकी निगाहों में क्या था बस वो ही जाने, पर लान वांग जी वह भी वेन चाओ को देख रहा था, पर उसकी निगाहें खाली थी, ठंडी थी और बस एक्सप्रेशनलेस थी। यहाँ तक कि उसके चेहरे को देखकर भी यह बयान नहीं किया जा सकता है कि उसके मन में कैसी भावनाएं चल रही हैं। दूसरी तरफ वेन चाओ, जिसकी निगाहें लान वांग जी को घूर रही थी, उसके अंदर एक गुस्सा पनप रहा था लान वांग जी के लिए। उसे याद आ रहा था किस तरीके से लान वांग जी ने उसे अपने ऑफिस के केबिन से धक्के मार कर बाहर निकलवाया था। वह तो बस वांग जी के पास गया था रिक्वेस्ट करने। उसने वांग जी का पैर भी पकड़ लिया था, मगर वांग जी पर तो जैसे पावर का नशा चढ़ गया था, पैसे का नशा चढ़ गया था, लैन फैमिली के हायर होने का नशा चढ़ गया था। उसने वेन चाओ की एक बात भी नहीं मानी। उसकी हिम्मत भी कैसे हुई थी? ये बातें उसके दिमाग में घूमने लगी थी। उसने मन में कहा, मैं वेन चाओ, मुझे तुमसे कभी प्यार नहीं था, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाया, तुमसे कहा कि तुम मुझसे मैरिज कर लो, मगर तुमने इनकार कर दिया। मैंने तुम्हारा पैर भी पकड़ा था, मगर तुमने क्या किया? मुझे धक्का दे दिया। और इतने से ही मन नहीं भरा, अपने गार्ड्स को बुलवाकर अपने केबिन से बाहर फिकवा दिया। यह बात तो अच्छी थी कि तुमने न्यूज़ बाहर नहीं जाने दी, पर मैं इसे कभी नहीं भूल सकता हूँ लान वांग जी, कभी नहीं। और मैं ये मेक श्योर करूँगा कि तुम्हारी लाइफ में कोई ना आए, कोई ना। और अगर तुमने अपनी लाइफ में किसी को लाने की कोशिश भी की तो मैं उसकी लाइफ को हेल बना दूंगा। मैं उसे तुम्हारी लाइफ से हमेशा के लिए गायब कर दूंगा, हमेशा के लिए। और तुम पूरी लाइफ या तो अकेले रहोगे या फिर तुम्हें मेरे साथ मेरा होकर ही रहना पड़ेगा। और जिस प्रॉपर्टी पे तुम्हें घमंड है ना, उस प्रॉपर्टी को भी मैं अपना बना कर रहूँगा। यह वादा है मेरा मुझसे। वेन चाओ के दिमाग में ये सारी बातें चल ही रही थी कि तभी उसके फादर वेन रोहान की आवाज़ आती है। वेन चाओ, कहाँ खो गए हो तुम? क्या तुम अपनी ब्राइड का हाथ नहीं पकड़ोगे? अब जाकर कहीं वेन चाओ होश में आया था कि वह कहाँ और किन के बीच में खड़ा है।
सामने थी उसकी ब्राइड म्या। उसने एक बार फिर वांगजी की तरफ नजर डाली जो उसे अभी भी कोल्ड लुक दे रहा था। फिर उसने अपने हाथ को आगे बढ़ा दिया। इधर वांगजी ये सारी चीजें देख रहा था। वह देख रहा था कि वेन चाओ उसे किस तरीके से घूर रहा है। यह सब अब उसके बर्दाश्त से बाहर हो गया। वह कितना भी अपने आप को कोल्ड दिखाने की कोशिश करे, मगर उसका मन अभी भी वहीं था, उसी के पास। वह लाख दिखाए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वह मूव ऑन कर चुका है। पर यह सच नहीं था, बिल्कुल सच नहीं था। सच तो यह है, आज भी वह उसी जगह खड़ा है जहां वेन चाओ ने उसे छोड़ा था। उसे इस वक्त पार्टी में सफोकेशन फील हो रही थी। उसका दिल घबरा रहा था। वह खुद को कहीं दूर ले जाना चाहता था ताकि वह खुद से बातें कर सके, खुद को तसल्ली दे सके, खुद को बता सके कि अब उसे आगे बढ़ना चाहिए। अगर नहीं बढ़ पाया फिर भी उसे वेन चाओ को भूलने की कोशिश करनी ही चाहिए। हालांकि यह कोशिश वह पिछले 6 सालों से कर रहा है, लेकिन आज तक इसमें कामयाब नहीं हुआ है। क्या पता अब हो जाए। इसी कसमकस में उलझा हुआ वांगजी उस वेडिंग हॉल को छोड़कर बाहर की तरफ आ जाता है। वांगजी उस वेडिंग हॉल से बाहर आ गया था। इस वक्त एक कॉरिडोर में खड़ा हुआ था। उसने अपनी पॉकेट से सिगरेट निकाला और उसे पीने लगा। उसकी निगाहें इस वक्त आसमान को देख रही थी जहां का व्यू बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। रात का वक्त था, चांद आसमान में था। उसके अगल बगल सफेद बादलों की चादर तैर रही थी। वांगजी की आंखें भरी हुई थीं। वह उन्हीं आंखों से उस चांद को देख रहा था और सिगरेट के धुएं उसके चेहरे से होते हुए उन हवाओं में कहीं गुम हो जा रहे थे। तभी उसे एक आवाज आती है, सर आप यहाँ क्या कर रहे हो? क्या आप रास्ता भूल गए हो? वांगजी ने पलटकर देखा। आवाज थी एक मैन की जिसकी एज 25 साल रही होगी। वह एक फॉर्मल सूट में था, पर इसमें वह बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था। वांगजी की निगाहें भी उस पर से हट नहीं रही थी। उसकी खुशबू वांगजी को अट्रैक्ट कर रही थी। वांगजी ने कहा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? उस पर्सन ने कहा, मैं एक सर्वेंट हूँ और मेरा काम है इस पार्टी में आने वाले लोगों का ख्याल रखना। वांगजी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और उसे स्कैन करने के बाद मॉकिंग टोन में कहा, तुम्हें देखने से तो नहीं लग रहा है तुम सर्वेंट हो। तुम किसी अच्छे पोस्ट पर जॉब करते हो। उस पर्सन ने कहा, लेकिन मैं सर्वेंट हूँ। मैं वेन रोहान के पर्सनल केयर टेकर के रूप में काम करता हूँ। वांगजी यह सुनकर हंसने लगा और हंसते हुए कहा, पर्सनल केयर टेकर? उसकी कब से जरूरत पड़ने लगी वेन रोहान को? उस पर्सन को यह बात शायद अच्छी नहीं लगी थी। उसने अपना आड़ा टेढ़ा मुंह बनाते हुए कहा कि जरूरत तो सबको पड़ती है। अगर आपके पास कोई नहीं है तो आपको सर्वेंट रखने ही पड़ते हैं। इसमें हर्षी क्या है? पहले तो वांगजी उस पर्सन के उस फनी से फेशियल एक्सप्रेशन को देखकर चौंक गया। फिर उसे हंसी आ रही थी, लेकिन आदत से मजबूर वह हंस नहीं रहा था। और दूसरी बात, उस पर्सन ने वांगजी को जवाब दिया था। वांगजी उसका भी कायल हो गया था, क्योंकि वांगजी जानता है उसका ऑरा कितना खतरनाक है। अच्छे से अच्छा पर्सन भी उसके सामने बोलने से घबराता है, और यह जो कि एक सर्वेंट है कितनी आसानी से अपनी बात कह दी। वांगजी यूं तो किसी से बातें नहीं करता है, पता नहीं, पर इस वक्त इस पर्सन के अंदाज को देखते हुए उसका मन कर रहा था वह इससे थोड़ी सी बातें और करे। इसी वजह से उसने पूछा, तो मिस्टर वेन रोहान के सर्वेंट हो? सॉरी, केयर टेकर हो। तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो उनकी केयर करनी चाहिए ना, उनके पास रहना चाहिए। सर्वेंट ने कहा, मुझसे कहा गया है मैं यहाँ रहूं और सबको देखूं, कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। मैंने आपको देखा, आप कॉरिडोर में टहल रहे थे। मुझे लगा शायद आप रास्ता भूल गए हैं, इसीलिए मैं आपको रास्ता बताने के लिए आया हूँ। वांगजी ने अपनी सिगरेट का एक कस लिया और फिर सामने वाले पर्सन की तरफ देखते हुए कहा, क्या नाम है तुम्हारा? उस पर्सन ने कहा, विभूषियान। तो विभूषियान, क्या मुझे देखकर तुम्हें लग रहा है मैं रास्ता भूल गया हूं? उस पर्सन ने अब ध्यान से वांगजी को देखा। वांगजी अभी भी अपनी सिगरेट की कस ले रहा था। उसने अपने मन में कहा, यह तो बहुत रिलैक्स लग रहे हैं, शायद मून को देख रहे हैं। नहीं, अगर ये रास्ता भूलते तो इतने रिलैक्स नहीं होते। शायद इन्हें रास्ता पता है, ये जानबूझकर यहाँ हों। उसने कहा,
सॉरी सर, मुझे लगता है सच में आप अपना रास्ता नहीं भूले हो। ओके, मैं चलता हूँ। वांग जी ने कहा, रुको, थोड़ी देर यहाँ मेरे बगल में खड़े रहो। उसने कहा, मैं यहाँ खड़ा रहूँगा तो मेरा काम कौन करेगा? मुझे बहुत सारे काम करने हैं। अगर मैंने काम नहीं किया तो मुझे मेरी सैलरी नहीं मिलेगी। वांग जी ने कहा, वो वेन रोहन तुम्हें सैलरी देता है? विभूषियान ने कहा, हाँ, वो मुझे सैलरी देते हैं। उन्होंने कहा है मुझे इस पार्टी में आए हुए लोगों का ख्याल रखना है, तो मुझे लगा आपको मेरी ज़रूरत है, पर यहाँ आपको मेरी ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ से जाता हूँ। वांग जी ने कहा, मैंने कब कहा तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है? विभूषियान कुछ नहीं बोलता है, वह उसे देखने लगा। वांग जी ने आगे कहा, लगता है तुम्हें पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। विभूषियान ने कहा, पैसे की ज़रूरत किसे नहीं होती है, सबको होती है। वांग जी ने थोड़ी सी क्रिपी स्माइल देते हुए कहा, तो कितने पैसे चाहिए तुम्हें मेरे बगल में खड़े रहने के लिए? विभूषियान। पहले तो विभूषियान को बात समझ नहीं आई, फिर जब उसने समझा कि वांग जी ने क्या कहा है, तब उसने थोड़ा सीरियस होते हुए कहा, सर, मान लेता हूँ, मैं अभी इस वक्त आपके साथ आपके बगल में खड़ा हो जाता हूँ। आपने मुझे पैसे भी दे दिए, मगर कल क्या होगा? कल तो फिर मुझे मिस्टर वेन रोहान के यहाँ काम करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है आप अपना ऑफ़र अपने पास रखिए। मुझे पैसे की ज़रूरत है, लेकिन मैं अपने काम से अपने पैसे कमाता हूँ। मुझे इन फालतू कामों से मिले पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने पैसे अपने पास रखिए। वांग जी को विभूषियान को परेशान करना बहुत अच्छा लग रहा था। उसने कहा, तुम कह देना तुम लान वांग जी के साथ खड़े थे। किसी की भी हिम्मत नहीं होगी वह तुम्हें तुम्हारे जॉब से बाहर निकाल दे। विभूषियान वांग जी की आगे की बातें सुन नहीं पाया था। उसके दिमाग में बस एक ही शब्द गूंजने लगा, लान, लान। यह शब्द जैसे ही उसने सुना उसके पैर कांपने लगे, उसके दिल की रफ्तार बढ़ गई। उसे कुछ सोचा नहीं जा रहा था। उसने कांपते होठों से बस एक ही शब्द निकाला, लान। यह शब्द लान वांगजी के कानों से भी टकराया, मगर अगले ही पल विभूषियान खुद के कदमों को इतनी तेजी के साथ पीछे मोड़ता है और वह उसी दिशा में भाग गया जिस दिशा से वह आया था। वांगजी को समझ में नहीं आया अचानक से क्या हो गया। वह उसी दिशा में देखने लगा जिस दिशा से विभूषियान दौड़ कर गया था। उसने धीमे से बड़बड़ाया और कहा, आखिर लान शब्द में ऐसा क्या है जो वह इतनी तेजी से भाग गया? क्या वह लान से डरता है? जो भी हो, आज बहुत दिनों बाद किसी से बातें करके मुझे अच्छा लगा। इंटरेस्टिंग था वह पर्सन, बट वेन रोहान का सर्वेंट है तो मुझे उस पर ध्यान देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। वांग जी थोड़ी देर तक तो उस तरफ देखता ही रहता है जिस तरफ विभूषियान भागता हुआ गया था। फिर उसने अपनी निगाहें चांद की तरफ डाली और एक बार फिर सिगरेट की कस लेने लगा। इधर विभूषियान भी तब तक दौड़ता रहा जब तक कि वह उस वेडिंग हॉल से बाहर सड़क पर नहीं पहुंच गया। उसने हाँफते हुए कहा, लान, यह नाम सुनते ही मुझे क्यों डर लग रहा है। इसके नाम के आगे लान है। क्या यह उसी मेंशन का पर्सन हो सकता है जिस मेंशन में मैंने चोरी की थी, मनी चुराई थी? क्या यह लान मेंशन का ही पर्सन हो सकता है? क्या लान मेंशन में इसकी फैमिली रहती है? क्या यह वही पर्सन हो सकता है जिसने उस रात? विभूषियान इस बात की कल्पना करते ही एकदम से सिहर गया। वह तेजी से हाँफ रहा था। इस स्थिति में था ही नहीं खुद को नॉर्मल कर सके। उसे समझ नहीं आया वह क्या करे। उसने वेन रोहान के असिस्टेंट को कॉल किया। उसने कहा, सर, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मैं अपने अपार्टमेंट जाना चाहता हूँ। मैं जा रहा हूँ सर। आप सर से कह दीजिएगा इस बात की जो भी पनिशमेंट वह मुझे देंगे मुझे मंजूर होगा। मैं ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ सर, प्लीज़ उनसे कह दीजिएगा मैं जा रहा हूँ। इतना कहते ही उसने फ़ोन काट दिया, फिर अपने अपार्टमेंट की तरफ निकल गया।
दूसरी तरफ वांगजी काफ़ी देर तक वहाँ रहता है। फिर उसके मोबाइल पर उसकी मॉम का कॉल आता है। उसने कॉल को रिसीव किया। उसकी मॉम ने कहा, कहाँ हो वांगजी? वांगजी ने कहा, मॉम आप जानती हैं ना मुझे ज़्यादा भीड़ पसंद नहीं है, तो मैं थोड़ा अकेले ही खड़ा था। उसकी मॉम ने कहा, वेडिंग हो चुकी है वांगजी, क्या तुम चलना चाहोगे? वांगजी ने कहा, मॉम। मैडम लैन ने कहा, ठीक है, मैं बाहर तुम्हारा वेट कर रही हूँ, आ जाओ। वांगजी अपनी कार की तरफ जाता है जहाँ पर मैडम लान उसका वेट करती हैं। वांगजी ने पूछा, मॉम क्या बात है, अकेले? उसकी मॉम ने कहा, सी चैन और तुम्हारे फादर वेन रोहान और जिन गोंगसान से कुछ बातें कर रहे हैं किसी नए प्रोजेक्ट को लेकर। वे सभी वहीं इकट्ठा थे तो उन्होंने सोचा क्यों ना मीटिंग रख ली जाए। बाकी सारे रिचुअल्स तो खत्म हो चुके हैं, ब्राइड और ग्रूम थोड़ी देर बाद ही चले जाएंगे। वांगजी ने कहा, तो मॉम आप भी रुक जाती? मैडम लैन ने कहा, तुम्हारे बगैर रुकने का मेरा मन नहीं कर रहा था वांगजी, मैं कैसे रुकती? मुझे लगा मेरा बेटा ठीक नहीं है तो मैं तुम्हारे पास चली आई। वांगजी ने कहा, मॉम आप जानती हैं ना मुझे कुछ नहीं हुआ था, मैं बस अकेले रहना चाहता था। मैडम लैन ने कहा, मुझे पता है तुम अकेले रहना चाहते थे, पर चलो मुझे भी अब थोड़ी थकान सी लग रही है। वांगजी ने कहा, ठीक है मॉम, चलिए। दोनों कार में बैठते हैं और लान मेंशन की तरफ निकल जाते हैं। 3 दिन बीत जाते हैं। वांगजी के केबिन में मिस्टर जिन गोंगसान बैठे थे। वांगजी ने कहा, अंकल आप जानते हैं मैं किसी की पर्सनल पार्टी अटेंड नहीं करता हूँ। जिन गोंगसान ने कहा, म्याम्या ने तुम्हें बुलाया है, वह तुमसे मिलना चाहती है। तुम दोनों तो फ्रेंड थे ना, फिर काफ़ी सालों से अलग हुए हो तो इसका क्या मतलब है तुम्हारी फ्रेंडशिप ख़त्म हो गई? प्लीज़ उसका दिल मत तोड़ो, वह अपने हस्बैंड से पर्सनली तुम्हें मिलाना चाहती है। वांगजी ने कहा, उसका हस्बैंड? मैं मिला हूँ ना। जी ने कहा, मैं जानता हूँ वेन चाओ को। मिस्टर जिन गोंगसान ने कहा, तुम सबको जानते हो और सब तुम्हें जानते हैं, पर वह तुम्हें पर्सनल मिलाना चाहती है। तुम दोनों बचपन के काफ़ी अच्छे फ्रेंड रहे हो ना, और उसका बर्थडे भी है कल। वह चाहती है बर्थडे में तुम शामिल हो। वांगजी ने दोबारा कहा, पर मैं ज़्यादा भीड़ पसंद नहीं करता हूँ, आप जानते हैं ना अंकल। मिस्टर जिन गोंगसान ने कहा, मैं क्या, सभी लोग जानते हैं तुम पार्टीज़ में नहीं जाते हो जब तक कि वह तुम्हारे काम से रिलेटेड ना हो, पर यह पार्टी थोड़ी छोटी सी है तो तुम आ सकते हो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर प्रॉब्लम होगी तो बगैर किसी को कहे तुम जा भी सकते हो। जिन गोंगसान बहुत ही ज़्यादा इंसिस्ट कर रहे थे। वांगजी ने कहा, ठीक है अंकल, मैं कोशिश करता हूँ। मिस्टर जिन गोंगसान ने कहा, म्याम्या खुद ही आने वाली थी पर मैंने उससे कह दिया मैं चाहता हूँ, अगर वह आती और तुम मुझे मना कर देते तो उसका दिल टूट जाता। जिन गोंगसान ने वांगजी की तरफ देखते हुए कहा। वांगजी ने कहा, ठीक है अंकल, मैं आ जाऊँगा। जिन गोंगसान वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन जिन पेंशन में पार्टी थी, उस पार्टी में उन्हीं लोगों को बुलाया गया था जो जिन्स और वेंस के पर्सनल कांटेक्ट में थे। लान फैमिली भी उन्हीं लोगों में से एक थी। जी अपने भाई सिचैन के साथ आते हैं। मैडम लैन उनके साथ नहीं आई थी क्योंकि उन्हें अपने हस्बैंड के साथ मिस्टर कुरैन के पास जाना था। उनके ओल्ड एज होम में उनकी तबीयत थोड़ी सी खराब लग रही थी। इसी वजह से पार्टी को लान वांगजी और लैन सिचैन ही अटेंड करने आए थे। पार्टी में सभी मेहमान आ गए थे। जिन फैमिली के साथ वेन फैमिली भी वहाँ पर मौजूद थी। म्याम्या वांगजी के पास अपने हस्बैंड वेन चाओ का हाथ पकड़कर आती है। उसने वांगजी को देखते हुए कहा, लान वांगजी कैसे हो? वांगजी ने हाँ मिस सर नोट किया और कहा, अच्छा हूँ। म्याम्या ने कहा, डैड कह रहे थे तुम कहीं नहीं जाते हो। वैसे तुम शुरू से ऐसे ही थे, बट मैंने उनसे कह दिया था अगर वांगजी नहीं आएगा तो मैं अपनी पार्टी नहीं मनाऊंगी। थैंक गॉड तुम आ गए हो। वांगजी ने कुछ नहीं कहा। उसका फेस इस बार फिर से ब्लैंक था। म्याम्या ने कहा, तुम शुरू से ही ऐसे दिखते हो वांगजी। वांगजी को समझ में नहीं आता है वह क्या रिप्लाई दे। तुम्हारे मन में क्या चल रहा है तुम्हारे अलावा तो कोई समझ ही नहीं सकता है, पर मुझे डर लग रहा है कि कहीं तुम मुझसे नाराज़ तो नहीं हो गए हो। वांगजी ने पूछा, क्यों डर लग रहा है? म्याम्या ने कहा, क्योंकि तुम्हें लग रहा होगा मैंने तुम्हें यहाँ ज़बरदस्ती बुला लिया है।
वांगजी ने कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है म्या म्या, मैं हमेशा से ही ऐसा था, शायद तुम भूल गई हो। म्या म्या ने कहा, मुझे याद है। तभी वेंचाओ ने कहा, म्या म्या सारी बात तुम ही कर लोगी या मुझे भी इनसे मिलवाओगी? वैसे तो हर कोई जानता है ये कौन है, लान वांगजी, लान कॉरपोरेशन के सीईओ। बट तुम तो कह रही थी ये तुम्हारे फ्रेंड है, फिर मुझे अपने फ्रेंड से मिलवाओ। म्या म्या मुस्कुरा देती है और कहा, वेल रोहान तुम भी कितनी फ़नी हो। म्या म्या ने कहा, वांगजी ये मेरे हस्बैंड वेन रोहान है। वैसे अजीब लग रहा होगा, थोड़ा फॉर्मल लग रहा है, पर मैं तुमसे मिलवाना चाहती थी। एज ए बिजनेसमैन तुम सबको जानते होगे, तब तो तुम वेंचाओ को भी जानते होगे, पर मैं तुमसे पर्सनल इंट्रोड्यूस करवाना चाहती थी। वांगजी कुछ नहीं कहा। वेंचाओ वांगजी की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है, हेलो मिस्टर लान। वांगजी ने एक नज़र म्या म्या पर डाली और फिर वेंचाओ की तरफ देखते हुए कहा, मुझे किसी का टच पसंद नहीं है। वेंचाओ ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसे बहुत खराब लग रहा था, लेकिन वह अपने चेहरे पर इस बात को दिखाना नहीं चाहता था। उसने स्माइली फेस बनाते हुए कहा, ओके ड्रिंक तो पी ही सकते हैं ना। वांगजी ने अपना सर हाँ में हिला दिया। तभी म्या म्या की फ्रेंड आती है। उसने कहा, म्या म्या क्या तुम बस अपने हस्बैंड से ही बातें करती रहोगी? प्लीज़ चलो ना, हमारे साथ भी कुछ टाइम स्पेंड कर लो। फिर तो तुम कल चली ही जाओगी अपने हनीमून के लिए। उस लड़की ने म्या म्या को टीज किया। म्या म्या ने कहा, ओके ओके मैं आ रही हूँ। फिर वेंचाओ की तरफ देखते हुए कहा, वेंचाओ तुम लान वांगजी से बातें करो, मैं अपने फ्रेंड्स के पास जा रही हूँ। और वांगजी की तरफ देखते हुए कहा, वांगजी तुम मेरे हस्बैंड का ख्याल रखना। कहते हुए वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद वेंचाओ ने कहा, वांगजी इतना ऑकवर्ड होने की ज़रूरत नहीं है, हम फ्रेंड्स तो बन ही सकते हैं ना। वेंचाओ की बात सुनकर वांगजी उसे कुछ कहता तो नहीं है, पर उसे ऐसे घूरता है जैसे कि वह आंखों से ही उसका मर्डर कर देगा। वेंचाओ थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है और अपनी चारों तरफ नज़र दौड़ाता है। उसने आगे कहा, ठीक है मेरे साथ ड्रिंक तो कर ही सकते हो ना। वांगी भी सिचुएशन को और ज़्यादा बिगाड़ना नहीं चाहता था। उसने कहा, ओके। अब वेंचाओ एक वेटर के हाथ से ड्रिंक लेकर वांगजी को देता है और फिर खुद लेता है। वेंचाओ और वांगजी आपस में बातें करने लगे। वेंचाओ ने कहा, मिस्टर लान मैं जानता हूँ हमारे पास्ट में जो कुछ भी हुआ है उससे आप काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो गए हैं, बट मैं चाहता हूँ अब हमारे बीच सब कुछ नॉर्मल हो जाए, हम फ्रेंड्स बन सकते हैं। वांगजी ने कहा, फ्रेंड्स बनने के लिए एक क्वालिटी चाहिए जो तुम में बिल्कुल नहीं है। इतना कहकर वह ड्रिंक्स का गिलास लिए आगे बढ़ जाता है। उसे वेंचाओ के सामने खड़े रहने में ही सफोकेशन फील हो रहा था। उसने अपने कदम आगे बढ़ाए ही थे, मगर तभी जाकर वह किसी से टकरा गया। वांगजी का ड्रिंक उसी के ऊपर गिर गया। उसने गुस्से से कहा, दिखाई नहीं देता है क्या? उसने सामने देखा तो वही पर्सन था जो वेंचाओ की वेडिंग की रात उससे मिला था। वांगजी को अच्छा लगा दोबारा उसको। वह पर्सन टिश्यू पेपर लेता है और वांगजी के कोट पर लगे उस वाइन को साफ करने लगता है। वांगजी ने कहा, यह ऐसे नहीं ठीक होगा। उस पर्सन ने कहा, सॉरी सॉरी सर, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया है। उसने अपना फेस उठाया तो देखा यह वही पर्सन था जो उस वेडिंग नाइट वाली रात मिला था। उसकी निगाहें जब वांगजी की निगाहों से टकराती है तो वह डर गया। उसके हाथ एक बार फिर कांपने लगे। वह तुरंत ही टिश्यू पेपर वहीं पर फेंक कर दौड़कर वहां से चला जाता है। उसे दौड़कर जाता हुआ देख वेन रोहान वांगजी के पास आते हैं और कहते हैं, क्या हुआ मिस्टर लैन, क्या उससे कोई गलती हो गई है जिसकी वजह से आपने उसे डांटा है? और वह दौड़कर चला गया है। लान वांगजी ने कहा, मैंने कुछ नहीं कहा है, बस उसने मेरे ऊपर ड्रिंक गिरा दी थी। मेरे कपड़े को पोंछ रहा था, शायद मेरी शक्ल उसे पसंद नहीं आई और वो चला गया। वेन रोहान थोड़ा सा ऑकवर्डली स्माइल करते हैं और कहते हैं, ऐसा नहीं है मिस्टर लैन, आप जैसा हैंडसम तो कोई है भी नहीं। मैं यहाँ पर इसलिए आया था कि मुझे लगा कि उससे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है।
जाने दीजिए मिस्टर लैन, वो एक सर्वेंट है। चलिए मैं आपका ड्रेस किसी और से कहकर ठीक करवा देता हूँ। वांग जी ने कहा, नहीं कोई बात नहीं, मेरा पार्टी में आने का मोटिव ख़त्म हो गया है। मैं म्या और वेन चाओ दोनों से मिल चुका हूँ, तो फिर मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। वेन रोहान ने कहा, मगर आप कुछ देर और रुक सकते हैं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। वांग जी ने कहा, हाँ अभी पार्टी शुरू हुई है, सिचैन गा है यहाँ पर। वेन रोहान ने कहा, थैंक यू, यहाँ आने के लिए आपने मेरी बात रखी, यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अगेन थैंक यू। वांग जी ने अपना सर हाँ में हिलाया और कहा, अब मैं चलता हूँ। वांग जी मैंसन के बाहर आ गया। वह कार ड्राइव कर रहा था। अभी वह मैंसन के बाहर निकला ही था कि उसकी नज़र एक बेंच पर पड़ती है। अंधेरा था, उस बेंच पर एक धीमी सी रोशनी पड़ रही थी। वहाँ पर एक शख्स बैठा हुआ था। वांग जी को समझते देर ना लगी कि यह वही पर्सन है जिसने उसके ऊपर ड्रिंक गिराई थी। उसे पता नहीं क्या हुआ, उसके सामने जाकर अपनी कार को रोक देता है। अपने सामने बड़ी सी कार को देखकर विवोसियान चौंक कर उसकी तरफ देखने लगता है और वांग जी बाहर निकलकर उसके सामने खड़ा होता है। विवोसियान कुछ रिएक्ट करता कि वांग जी ने कहा, तुम मुझे देखकर हमेशा भागते क्यों रहते हो, क्या मैं डरावना दिखता हूँ? विवोसियान सकपका गया। उसने वांग जी को देखा और कहा, नहीं नहीं सर, वो मैं ऐसे ही चला आया। वांग जी ने देखा कि उसके हाथ थोड़े सेक कर रहे थे। उसने कहा, तुम्हारी पर्सनालिटी देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि तुम्हारे हाथ हिलने चाहिए, वह भी मुझे देखकर। क्या हुआ, क्या तुमने मेरा कुछ चुराया है? अब तो विंग शॉक्ड हो गया वांग जी की बात सुनकर। उसने कहा, सर आप ये क्या कह रहे हैं? मैं भला क्यों चोरी करूँगा? वांग जी ने कहा, क्या कह रहा हूँ, क्या मतलब? तुम्हारे हाथ हिल रहे हैं, देखो अपने हाथ की तरफ, तुम्हारे हाथ हिल रहे हैं। तुम्हें देखकर मैं क्या, कोई भी कह सकता है। तुम्हारे हाथ इतने हिल रहे हैं, तुम्हें देखकर ही लग रहा है कि तुमने मेरा कुछ चुराया है और मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा है। विवोसियान ने कहा, सर, मगर वांग जी उसे आगे कुछ बोलने का मौका ही नहीं देता है और धीरे से उसके कान के पास विस्पर करते हुए बोलता है, मैं कोई जानवर नहीं हूँ। हालांकि मैं लोगों की तरह अच्छा नहीं दिखता हूँ, बट मैं जानवर नहीं हूँ। इतना कहने के साथ ही वह अपने कार में बैठता है और वहाँ से चला जाता है। वांग जी को जाते हुए देख विवोसियान बड़बड़ाया। उसने कहा, मुझे क्यों लग रहा है यही थे उस रात यही थे। क्या सच में यही थे? क्या इन्हें पता है मैंने चोरी की थी? यह मुझसे बार बार क्यों टकरा रहे हैं, क्यों? मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर सच में यही हुए तो। ओके फ्रेंड, तो मैं आज की वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू।